प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। बच्चों आज हमारा ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ है भिवानी बोर्ड ने लिया है 18 मार्च 2024 को। इसको हम पूरी तरह आपको सोल्व करवाएंगे। ये जो प्रश्न पत्र आया हुआ है हमारे चैनल की लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल की जो भी वीडियो पीछे मैंने करवाई है उसमें A to Z क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें आप अच्छी प्रकार से फिर भी दोबारा अपना मिलान कर लीजिए आपने कितना स्कोर लिया है। जो बच्चे हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं ज्योग्राफी की, मुझे विश्वास है उन बच्चों को पूरे के पूरे 60 में से 60 अंक आएंगे। एक बार देखिए इस प्रश्न पत्र को और अपना मिलान कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल उपयोग उसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है। यानी कि जो उपयोग किया जाता है भौम जल और वहाँ पर जो मौजूद जो भौम जल है अंडरग्राउंड वाटर है उस स्टेट में उसकी अपेक्षा उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो वो स्टेट है तमिलनाडु। मैंने कई बार आपको बता रखा है, पीछे की जो वीडियो है उसमें देखिए तमिलनाडु आएगा। इसका उत्तर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उसका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी अपेक्षा यूज ज़्यादा किया जाता है। इसलिए तमिलनाडु में एक नियम है, एक कानून है, प्रत्येक घर में एक कुंड बनाना जरूरी है, तभी नगर पालिका वहां का जो मैप है उस घर का पास करती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। इसमें क्या होता है कि मृदा की लवणता, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि मिट्टी जो है उसमें लवणता बढ़ जाती है अधिक सिंचाई करने से और भूमि खराब हो जाती है। तो राइट उत्तर आएगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मृदा लवणता। अगला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो अर्बन है नगरीय जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा जो अनुपात है वो गोवा का है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गोवा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र आया है और मेरी जो पीछे वीडियो है उनको देख लीजिए, उसमें सभी प्रश्न हल किए हुए हैं, मैंने समझा रखे अच्छी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार के अधिकांश महान पतन निम्न में से किस वर्ग में आते हैं। तो ये तो मैंने कल ही वीडियो करवाई थी, सबसे ज़्यादा जो पतन है वो संसार में वो विस्तृत पतन की श्रेणी में आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विस्तृत पतन। अगला प्रश्न देखिए, ये डी कोड है भाई, डी कोड वाले मिलान कर लो अपने। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ऊर्जा स्रोत के समीप लगाया जाता है। यानी कि कौन सा उद्योग है जो जिसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके नज़दीक लगाया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम उद्योग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम उद्योग। मैं तीन ऑप्शन और हैं उनको मैं समझा देता हूं। जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए कच्चा माल भारी होता है तो वो कच्चे माल के नज़दीक लगाया जाता है, क्योंकि इसका चूना का पत्थर जो होता है वो वजनदार होता है। तो सीमेंट उद्योग कच्चे माल के निकट लगाया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग को कहीं लगा सकते हैं, अधिकतर ये कच्चे माल के निकट जहाँ कपास पैदा होती है वहाँ लगाया जाता है। चीनी उद्योग भी कच्चे माल के निकट जहाँ गन्ना पैदा होता है वहाँ लगाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा स्रोत के निकट लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत आता है। यानी कि जलाओ और काटो जलाओ और उस पर वहाँ पर कृषि करो, इसको जूमिंग कृषि बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं इसको। और ये है आदिकालीन निर्वाह कृषि। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आदिकालीन निर्वाह कृषि आएगा इसका। बच्चों नोट कर लेना अपना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कौन से बांध से निकलती है। जो इंदिरा गांधी जो नहर है वो हरिके बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से निकाली जाती है इंदिरा गांधी नहर। तो इसका उत्तर आएगा हरिके बैराज बांध से निकलती है। ये इंदिरा गांधी नहर जो है एशिया की सबसे लंबी नहर है, इसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी पर स्थित है। कोलकाता जो बंदरगाह है यह हुगली नदी पर स्थित है। तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह, एक पश्चिमी बंगाल में है, ये नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यो मैंने करवा रखी वीडियो। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, यानी कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलती है और सबसे अधिक बॉक्साइट जो उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो इसका उत्तर आएगा उड़ीसा। और विश्व में यदि पूछ लेता है तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन होता है, भंडार हैं, जबकि भारत में पूछा है तो उसका उत्तर उड़ीसा से ही आएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है कि जल परिवहन के लाभ बताने हैं, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने 2 लाभ जरूर बताने हैं इसमें। पहला तो सस्ता साधन है। जल परिवहन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल परिवहन में घर्षण कम लगता है। घर्षण कम लगता है तो ऊर्जा कम लगती है, और ऊर्जा कम लगती है तो सस्ता पड़ता है। पहला तो सस्ता पड़ता है। दूसरा, इसमें भारी वजनदार वस्तुएं ले जाना लाना आसान रहता है, यानी कि भारी भरकम सामान जल परिवहन के द्वारा ढोना आसान होता है। तो दूसरा फायदा है कि भारी सामान को लाना ले जाना जल परिवहन में आसान रहता है, और पहला ये सस्ता पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां क्वेश्चन है, प्रवास अपकर्षक के 3 कारण लिखिए। जो प्रवास के अपकर्ष के 3 कारक, देखिए अपकर्ष होता है अपनी ओर खींचना, लोगों को अपनी ओर खींचना अपकर्ष कहलाता है। तो किस कारण से लोग प्रवास करते हैं? अपकर्ष के कारण। पहला, शिक्षा का विकास। नंबर 1 लिख देना, शिक्षा। जहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं बढ़ जाती हैं, यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, वहाँ पर अपकर्ष होता है, लोग वहाँ उसकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा लिख देना, रोजगार के अवसर। जहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, लोग वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। तीसरा, सुख सुविधाएं या परिवहन सेवा का विकास। तीसरा लिख देना, परिवहन सेवा का विकास। जिन क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएं होंगी परिवहन की, वहाँ पर लोग आना शुरू कर देते हैं। तो प्रवास अपकर्ष के 3 कारक कौन कौन से लिखोगे बच्चों? शिक्षा लिख देना, रोजगार के अवसर, और तीसरा लिख देना परिवहन सेवाओं का विकास। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या अंतर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंजर भूमि में लिख देना आप, बंजर भूमि ऐसी पथरीली कंकरीली भूमि होती है जिसके ऊपर कृषि कार्य नहीं किए जा सकते। वहाँ पर झाड़ी झपाड़े और बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ की जो क्षेत्र होता है वो बंजर भूमि आता है। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि जो कृषि की जा सकती है उसके ऊपर, लेकिन आज वो क्या है, वहाँ पर नगरीकरण हो चुका है, औद्योगिकरण हो चुका है, गाँव बस गए हैं, या परिवहन के लिए वहाँ पर रेल मार्ग सड़क मार्ग बना लिया गया है, तो ऐसी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है। तो बंजर भूमि एक बेकार भूमि होती है, बीहड़ होते हैं। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि जो उपजाऊ थी लेकिन आज वो कृषि के यूज में नहीं आती, वहाँ पर उद्योग लग गए हैं, वहाँ पर नगर बस गए हैं, या वहाँ पर परिवहन के लिए मार्ग बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, या इसके अथवा हम लिख सकते हो नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं। बहुत आसान प्रश्न है। नगरीय बस्ती की 2 विशेषता लिख देना। वहाँ पर नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नगरीय बस्ती में बहुमंजिले मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, और सड़कें पक्की होती हैं। वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा आदि की क्या होती हैं, वहाँ पर सुविधाएं होती हैं, बाजार होता है। इस तरह आप लिख सकते हो नगरीय बस्ती की कोई विशेषता, 2 विशेषता बतानी थी, आप लिख देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड का प्रश्न है कि मानव भूगोल एक वह विज्ञान है या वह शास्त्र है जो हमें पर्यावरण और मानव की क्रियाओं के बीच का अंतर एक्शन है, जो इंटर एक्शन है, जो अंतः क्रिया है, उनका अध्ययन कराती है। उस विज्ञान को मानव भूगोल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें अपने पर्यावरण के साथ मानव की क्रियाओं का जो अंतर एक्शन है, जो उनका संबंध है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन का अध्ययन कराने वाले विज्ञान को मानव भूगोल कहते हैं। वो अंतः क्रिया क्या है, हम अपने पर्यावरण के साथ रह करके कृषि करते हैं, उद्योग लगाते हैं, खनन कार्य करते हैं, ये सभी क्रियाएं हम पर्यावरण के साथ जुड़ करके करते हैं, और इन क्रियाओं का अध्ययन कराने वाले विज्ञान ही मानव भूगोल है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। भारत के कुछ राज्यों में जो क्या है कि श्रम सहभागिता दर अधिक पाई जाती है, क्योंकि भारत का संपूर्ण भारत जो है वो विविधताओं का है। यहाँ पर जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार की है, धरातल भी ये समान नहीं है। जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होते हैं, तो कृषि कार्य अधिक हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, तो वहाँ श्रम सहभागिता दर ऊंची मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, आपका महाराष्ट्र है, ये पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। जबकि जहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि है, पथरीली भूमि है, जहाँ पर संसाधनों की कमी है, वहाँ पर श्रम सहभागिता
की दर कम पाई जाती है, इसका यही कारण आपने लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसके अथवा में दिया हुआ है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत बताएं। यानी कि ऊर्जा के जो एक तो पारंपरिक स्रोत होते हैं, जो परंपरागत स्रोत होते हैं, हमने गैर परंपरागत यानी कि अपारंपरिक स्रोत बताने हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा बता देना आप, पवन ऊर्जा बता देना, भूतापीय ऊर्जा बता देना, ज्वारीय ऊर्जा बता देना आप, इसमें बायोगैस बता देना, बायोगैस संयंत्र ऊर्जा बता देना। ये हमारे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ये आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, 16 का क्वेश्चन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। बहुत ही आसान प्रश्न है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वे होते हैं जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर उद्योग है, जिसमें कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में आते हैं। घड़ी बनाने का काम है, कंप्यूटर बनाने का काम है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, ये सारे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में गिने जाते हैं। सैटेलाइट बनाने का काम है, ये सारे क्या हैं, उच्च प्रौद्योगिकी में आते हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में सबसे अधिक बेंगलोर में है। कहाँ है बच्चों, बेंगलोर में है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है और उसके उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में जल संसाधनों में कमी आ रही है, कारण क्या है कि हम भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है और सिंचाई में इतना जल यूज किया जाता है कि काफ़ी जनसंख्या पीने से तरस जाती है। यानी कि सिंचाई में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है, जिससे जल की कमी महसूस होती है। दूसरा, यहाँ पर जो मानसूनी वर्षा है वो अनिश्चित और अनियंत्रित है, कभी देर से आती है, कभी पहले आ जाती है, कभी बिल्कुल नहीं आती, कभी बाढ़ ला देती है, जिससे जल संसाधन में तेज़ी से कमी आती है। और इसके उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं, मैंने बताया। पहला तो कारण है कि मानसूनी वर्षा इसका कारण है जल की तेज़ी से कमी आने का। दूसरा, हमारी जो कृषि व्यवस्था है, आज भारत में काफ़ी किसान आर्द्र कृषि करने शुरू कर दिया है, जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिसमें हम आर्द्र कृषि में क्या करते हैं, जैसे गन्ना है, चावल है, इस तरह की कृषि करते हैं जिसमें जल की अधिक आवश्यकता होती है, ये भी इसका उत्तरदायी कारण है। तीसरा, उद्योगों में मांग, यानी कि आज तेज़ी से उद्योग बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है और औद्योगिकरण होने से जो जल की कमी होती जा रही है, ये कुछ कारण हैं। कारण कौन कौन से, फिर दोबारा देख लीजिए। क्या है, आर्द्र कृषि का प्रचलन बढ़ गया है, उद्योगों का विकास हो गया है और नगरीकरण बढ़ गया है, जिस कारण से क्या है, जल की कमी महसूस की जा रही है। क्या है, और मानसूनी वर्षा इसका कारण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो आर्थिक विकास है सड़क पर काफ़ी निर्भर है, यानी कि सड़क के द्वारा हमने यहाँ पर महत्व बताने हैं। सड़क के द्वारा हम उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता के घर तक पहुँचा सकते हैं। छोटी दूरी के लिए सड़क बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, सस्ता पड़ता है सड़क परिवहन बनाना आसान होता है, जबकि रेल परिवहन में क्या होता है, टेढ़े मेढ़े मोड़ हम नहीं बना सकते, जबकि सड़क परिवहन 90 डिग्री पर मोड़ बनाया जा सकता है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए आसान है, घर तक पहुंचाया जा सकता है सामान, ये कुछ इसकी महत्व आपने बता देना है। अगला प्रश्न देखिए, बस्ती क्या है, सहंत और प्रकीर्ण बस्ती का अंतर बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परसों मैंने वीडियो करवाई थी, उसमें ये प्रश्न ऐसे कैसे मैंने करवा रखा है। देखिए, बस्ती क्या है, 6 या 6 से अधिक घरों का एक स्थान, एक ऐसा झुंड या एक समूह जहाँ पर 6 या इससे अधिक घर बस जाते हैं, तो उसको बस्ती कहते हैं। सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, सहंत बस्ती को गुच्छित बस्ती बोलते हैं, प्रकीर्ण बस्ती को खुली बस्ती बोलते हैं। सहंत बस्ती में मकान नजदीक नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर होते हैं। सहंत बस्ती में क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी वाली भूमि पर सहंत बस्ती बसती है, जबकि प्रकीर्ण बस्ती खुले पहाड़ों पर है, मरुस्थलीय इलाकों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। सहंत बस्ती में गलियां तंग होती हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में गलियां खुली खुली होती हैं। सहंत बस्ती में क्या होता है, जल की निकासी कठिन होती है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में पूरी व्यवस्था होती है जल की निकासी की। ये कुछ इसके अंतर हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव का प्राकृतिकरण क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। मानव का प्राकृतिकरण यानी कि मानव किस प्रकार अपने प्रकृति पर डिपेंड है, किस प्रकार प्रकृति और मानव का संबंध है, ये इस प्रकार हमने बताना है।
हमारे सभी जो क्रियाएं हैं वो प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो आपने एक निबंध टाइप ये प्रश्न लिखना है। ये इसके अथवा वाला क्वेश्चन यदि आपको आसान है तो वो कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में क्या अंतर है? बहुत आसान प्रश्न है। चलवासी पशुपालन क्या होता है? स्थायी पशुचारण होता है, ये ऋतु के अनुसार प्रवास करते रहते हैं, इसके जो चारक होते हैं। जबकि वाणिज्यिक में स्थायी रूप से एक स्थान पर बाड़े बना करके पशुओं को रखा जाता है, ये कॉमर्शियल होता है। ये विकसित राष्ट्रों में क्या है, वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। जबकि जो गरीब राष्ट्र हैं वहाँ पर चलवासी, जो पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, उन इलाकों में लोग क्या करते हैं, पशुओं के साथ इधर उधर चले जाते हैं। जैसे दिन में क्या करेंगे, वो दिन में तो पहाड़ों की चोटियों पर चले जाते हैं, रात को घाटियों में प्रवेश कर जाते हैं। ये चलवासी पशुचारण है। अपने इलाके में जैसे राजस्थान के जब गर्मी पड़ती है तो राजस्थान के पशुपालक हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में आते हैं, ये चलवासी पशुचारण होता है। जबकि अमेरिका में है, डेनमार्क में है, वहाँ पर वाणिज्य पशुपालन ज़्यादा विकसित है। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थ और पंचम धाकड़ प्रश्न आ गया। रहे चतुर्थ और पंचम पूरी वीडियो बना रखी है, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं के कर देना। चतुर्थ और पंचम क्रियाएं बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय है, ये भी कर सकते हो, इजी प्रश्न है ये भी। ये बड़े प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न भी मैंने वीडियो डाल रखी है, बड़े प्रश्नों की 5-5 अंकों की वालों प्रश्नों की। ये मैप करवाता हूँ आपको। देखिए मानचित्र कार्य क्या है। अब मानचित्र कार्य देखिए, मानचित्र कार्य बहुत ही अच्छा आया हुआ है। रानीगंज कोयला क्षेत्र, रानीगंज, रानी मुखर्जी गंजी क्यों हो गई? क्योंकि उसके ऊपर बालों पर कोयला गिर गया। तो रानीगंज कोयला का क्षेत्र कहाँ है बच्चों? ये पश्चिमी बंगाल में है। देखिए ये पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर रानीगंज है। अगला प्रश्न देखिए, कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात में भाई, बहुत बढ़िया बंदरगाह है। कांडला गुजरात में है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ जब इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है भाई। यहाँ पर क्या निकालते हैं पता है आपको? यहाँ पर तांबा निकाला जाता है खेतड़ी में। और अगला प्रश्न देखिए भाई, मानचित्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सबको पता है, बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार दिखा देना इसमें, बिहार। अगला है भारत का कॉफी उत्पादक राज्य, कॉफी कहवा। कर्नाटक में कहाँ होती है कॉफ़ी सबसे अधिक? कर्नाटक में होती है भाई। पी लेना कॉफ़ी, दिमाग सही चाल लगा धरा, ठीक है। भारत का कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। जबकि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। कहाँ होती है? ब्राज़ील में। तो ये आज का हमारा प्रश्न पत्र था ज्योग्राफी का, जो डी कोड था ये मैंने करवा दिया। अपना मिलान कर लेना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक अपना चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।